करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, है ना। तो क्या होता है मल्टीनोमियल? देखो बायनोमियल थ्योरम जो तुमने पढ़ा था, तो बायनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? दो। जैसे x प्लस ए की पावर n, तो उसमें कितने मेरे वेरिएबल थे? दो टर्म्स थे, x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पे दो थे। और इसकी जो जनरल टर्म था, है ना, बायनोमियल में जो जनरल टर्म था वो क्या था बताओ जरा? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, और ये समेशन r इक्वल टू 0 टू n। यस और नो? तो ये था उसका जनरल टर्म। बोलो। अच्छा, अब जरा इसी को थोड़ा सा और हम अगर रीअरेंज करें, इसको अगर मैं लिखूं कि दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूं कि फैक्टोरियल n अपॉन, अब देखो मैं n माइनस r, इसको मैं r1 मान रहा हूं और r को r2, तो ये क्या होगा? r1 का फैक्टोरियल r2 का फैक्टोरियल इंटू, अब x की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस r की जगह मैंने r1 अगर लिया तो x की पावर r1 और r की जगह r2 ले रखा है तो a की पावर r2। ये चीज समझ में आ रही? और कंडीशन क्या है? देखो इन दोनों का सम किसके बराबर है? n के बराबर है। तो यहां पे r1 प्लस r2 किसके बराबर होगा? n। तो दिस r1 प्लस r2 इज इक्वल टू n। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर हम लोग बायनोमियल को लिखे तो x प्लस a की पावर n, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं जनरल टर्म इसका कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2, फिर पहले वाले का एक की पावर r1 और दूसरे वाले टर्म में पावर r2, और इनके पावर के जो सम होंगे वो किसके बराबर होंगे? जो ये इंडेक्स दिया होगा उस इंडेक्स के बराबर होते हैं। इज दैट ओके? ये बायनोमियल में आएगा। यस। तो यही चीज हम लोग मल्टीनोमियल में कर सकते हैं। मल्टीनोमियल में किस तरीके से कि अगर मान लो मेरे पास अब यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr, मान लो r को ये वेरिएबल है। अब ये कितने वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं? r वेरिएबल है या टर्म्स बोल लो कि पावर n है। तो इसको आप जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखोगे? समेशन, इसका जनरल टर्म क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल अप टू r, अच्छा ये r k ले लो, x k, तो ये r k फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? x1 की पावर r1, x2 की पावर r2 अप टू x k की पावर rk। यस और नो? और सबका सम क्या होगा? r1 प्लस r2 प्लस rk, ये किसके बराबर होगा? n के बराबर हो जाएगा। इज दैट ओके? ये समझ में आ गया? बोलो भाई। तो मल्टीनोमियल में तुमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। समझ में आई मेरी बात? कि मल्टीनोमियल में यू हैव टू राइट द जनरल टर्म इन दिस वे, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल, जितने वेरिएबल हैं उतने वो फैक्टोरियल कर दो, सबकी पावर एक एक चढ़ाते चले जाइए, और सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि ये सारे पावर का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो इंडेक्स दिया गया होगा उस इंडेक्स के बराबर हो जाता है। इज दैट क्लियर? बोलो। अच्छा, अब इसमें आता है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब जरा देखो, अगर हम बायनोमियल में देखें, यहां पे r1 प्लस r2 इज इक्वल टू n, ये चीज समझ में आ गई थी बायनोमियल में? बोलो कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू n। अब देखो ये जब इसमें तुम इसके टर्म्स काउंट करते थे तो x की पावर क्या होता था? n से स्टार्ट होता था और फाइनली वो कहां तक जाता था? x की पावर 0 तक। यस और नो? तो वो n से स्टार्ट होता था और 0 तक जाता था। इसी तरह से दूसरा वाला ये r1 किसकी पावर दिखा रहा? x की, है ना। और दूसरे वाले टर्म्स में कितनी पावर जा रही है? r2, तो वो कहां से कहां तक जाती थी? वो भी 0 से n तक ही जाती थी, है ना।
और दोनों की पावर का सम हर एक में n था, ये हम लोगों ने देख रखा था बाइनोमियल में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 0 तो ये वैल्यू क्या ले लेगा n, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये क्या लेगा n-1, अगर ये 2 है तो ये n-2, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू सपोज करो n है तो ये क्या ले लेगा 0, क्योंकि इन सबका सम क्या आना चाहिए n आना चाहिए। बोलो भाई, ये समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब जरा देखो, ये 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+1। 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, तो एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे वो क्या थे, इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये पीएनसी में भी पढ़ोगे अभी, है ना? तो वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकल के आया, इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बात आती है यहां पे, तो इस वाले मल्टीनोमियल में अगर मान लो यहाँ पे k वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, k टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यस और नो? वही चीज तो यहां पे भी अप्लाई होगी कि इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन विल गिव द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब इस इक्वेशन का जो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है उसका फार्मूला आप लिख लो, दैट इज n+k-1 c k-1। n जो ये इंडेक्स दिया रहेगा और k क्या है, जितने यहां पे टर्म्स यूज हो रहे हैं, -1 c k-1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स। तो लिख लो n+k-1 c k-1 will be the total number of the terms in this expansion, और यही इस इक्वेशन के नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टर्म्स थे। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, तो k वहां क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल वहां पे दो टर्म्स आ रहे हैं। तो जरा देख लो n+2-1 c2-1, तो कितना आ गया ये n+1 c1, और ये क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए थे n+1। तो बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे n+1। सपोज करो मेरे पास 3 टर्म्स हैं, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, है ना? मान लो कि जैसे तुमको दे दिया जाए x + y + z, इसका होल स्क्वायर। तो अब तुम्हें मालूम है कि इसका होल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है x² + y² + z² + 2xy + 2yz, बोलो भाई, + 2zx, यही तो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आ गए, 6 टर्म्स हैं। अब जरा इसको हम लोग मल्टीनोमियल से जो करके देखें तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है 2, बोलो, k की वैल्यू कितनी है, कितने वेरिएबल्स हैं 3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा n+k, k की वैल्यू 3, -1 c 3-1, 3 और 2 5 में से 1 गया 4, तो दिस इज 4c2 एंड दिस गिव्स यू 6। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6। इज दैट क्लियर? तो किसी भी मल्टीनोमियल में टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी गिवन बाय द फार्मूला n+k-1 c k-1, जहां n जो होगा वो क्या होगा इंडेक्स, और k जो होगा वो उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना? वेरिएबल्स या टर्म्स, है ना? वेरिएबल्स या टर्म्स उसको कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो अगर तुमको कहा जाए 1 + x + x² की पावर 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 + x + x² की पावर 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो n यहां क्या है और k क्या है 3 है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो वो हो जाएगा 3 + 3-1 c 3-1, तो ये कितना हो गया 5c2, और 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10। तो अगर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल फाइंड दैट द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन कम्स आउट टू बी 10। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो किसी भी मल्टीनोमियल में टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आता है मल्टीनोमियल में कि हमको किसी एक्सपेंशन में
कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो अब हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इन मल्टीनोमियल। तो कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल, सिंपल सी बात है कि देखो मान लो कि तुमको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तो इसका जनरल टर्म अगर तुमको लिखना होगा तो हाउ डू यू राइट द जनरल टर्म, बोलो। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? जनरल टर्म मैं अगर पूछ रहा हूं कि हाउ टू राइट द जनरल टर्म, तो सिंपल फैक्टोरियल n अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, a की पावर r1, b की पावर r2, c की पावर r3, एंड कंडीशन क्या होगी? r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड बी इक्वल टू n। ये हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वो जो भी कोफिशिएंट कह रहा, मान लो उसने कहा कि इस एक्सपेंशन में a स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लो a स्क्वायर बी क्यूब और c स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट बताइए, है ना। सपोज कर लो ये आ गया, तो अब r1 क्या आ गया यहां पे? 2, क्या आ गया? 3, और r3 2। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। और यहाँ पे n की वैल्यू तुमको दी गई होगी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करके और वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। क्योंकि हमको यही टर्म्स जो देंगे वो देंगे पावर्स, और उससे हम लोग ये वाला टर्म जो देगा वो क्या दे देगा? कोफिशिएंट। क्लियर है ना। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो उस क्वेश्चन से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट इन एनी मल्टीनोमियल। तो सपोज करो क्वेश्चन तुमको दिया गया है 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी की पावर 9, ओके। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी की पावर 4 सी, ए क्यूब बी की पावर 4 इंटू सी, इसका कोफिशिएंट को कैलकुलेट करिए। तो अब जरा बताओ इसका जनरल टर्म तुम कैसे लिखोगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल। अब 1 की पावर r1, बोलो, a की पावर r2 माइनस b की पावर r3 एंड c की पावर r4। और कंडीशन क्या होगी कि r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, इसकी वैल्यू 9 होनी चाहिए। बोलो, अब तुमसे किसकी वैल्यू वो पूछ रहा है? a क्यूब। तो r2 की वैल्यू कितनी है? 3। r3 की वैल्यू कितनी है? 4। इसकी वैल्यू 1। तो ये अपने आप क्या होगा? 1, और इन सब का सम आ गया 9। बोलो, तो अब तुम्हें r1, r2, r3, r4 की वैल्यू पता चल गई, वो यहां पुट कर दोगे तो कोफिशिएंट हमको जल्दी से बताओ क्या निकल के आ जाएगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल r1 1 रहेगा, फैक्टोरियल r2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल r3 दैट इज 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल r4 चूंकि वो 1 है तो 1 फैक्टोरियल रहेगा, a की पावर r2 यानी a क्यूब, बोलो भाई, और b की पावर कितनी है? तो माइनस b की पावर 4, बोलो भाई, इंटू c। तो a क्यूब b4c, इसका कोफिशिएंट कितना आ गया? ये टर्म बन गया। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b4c। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो आपको इस इक्वेशन का यूज करके r1, r2, r3, r4 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीनोमियल में किसी भी कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे। मल्टीनोमियल में बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आता है, हमको कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, तो यू कैन इजिली फाइंड द कोफिशिएंट। ओके, जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर लेट अस अज्यूम 5, है ना।
सपोज कर लो ये आ गया और आपसे कहता है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा। x की पावर 4 का कोफिशिएंट लेट अस अज्यूम, है ना। तो अब इसमें देखो जनरल टर्म सबसे पहले लिखोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 1 की पावर r1 2x की पावर 3x स्क्वायर की पावर r3, ये हो जाएगा। अच्छा तो ये बनेगा, अब जाके देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3, ये जैसे ही आप लिखोगे तो यहां कंडीशन लिख दिया करना r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड बी 5 के बराबर होनी चाहिए, इन तीनों का सम 5 होना चाहिए। अच्छा r1 r2 r3 ये नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, समझ में आ रही ना। ओके ये लिख लिया आपने। अब जरा यहां पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो ये क्या बनेगा 2 की पावर r2 3 की पावर r3। अब x की पावर देखो क्या बनेगा r2 प्लस 2 r3, ये बन गया पूरा। अब आपसे किसकी कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कंडीशन तुम्हारे पास क्या आ गई r2 प्लस 2 r3 की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ध्यान दो अब इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए और साथ ही साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हमको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, इसके लिए सॉल्यूशंस। तो अब देखो सॉल्यूशंस क्या होंगे, इस सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो। माना r3 मेरा 0 है, जब r3 0 होगा तो r2 बताओ क्या होगा 4, और जिस समय r2 4 होगा और r3 0 होगा तो ये 4 और ये 0, तो r1 क्या होगा 1। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी, समझ में आ रही मेरी बात। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब r3 की वैल्यू 1 हो सकती है, यस सर। r3 अगर 1 हो गया तो ये 2 हो गया, तो r2 क्या देगा 2, बोलो। तो ये 2 और 1 3 हो गया, तो r1 क्या होगा, क्योंकि 3 और 2 5, बोलो। तीसरी पॉसिबिलिटी, r3 की वैल्यू 2 हो सकती है, यस। 2 2 4, तो इस समय r2 क्या होगा 0, और जब ये 2 और ये 0 हो गया तो r1 क्या होगा 3। क्या r3 की और भी कोई वैल्यू हो सकती है? अब इसके बाद अगर तुम जैसे लोगे तो ये निगेटिव देने लगेगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, ये 3। तो अब हर एक के लिए वैल्यू पुट करोगे और फिर फाइनल आंसर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी r1 r2 r3 के लिए, है ना। तो उसमें 2 कंडीशन साथ में चलेंगी एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। बोलो भाई, है ना। अब जैसे मान लो इसके करस्पॉन्डिंगली तुम्हें निकालना है, तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन r1 r2 r3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0। तो इसको फैक्टोरियल 4 बना सीधे, बोलो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर r2 कितना है 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर r3 कितना है 0, तो 3 की पावर 0 दैट इज 1 प्लस, क्योंकि x की पावर तो ये अपने आप सब में क्या दे देगा 4 प्लस। अरे मेरी बात समझ में आ रही? yes, sir. अब फिर क्या बनेगा फैक्टोरियल 5 अपॉन r1 का फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बोलो, इंटू, अब देखो ये है r1 ये है r2, 2 की पावर r2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू r3 यानी 3 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन, अब तीसरे वाले के लिए तो r1 कितना है 3, r2 कितना है 0 और r3 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 दैट इज 1 एंड 3 की पावर r3 दैट इज 3 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये जो टर्म आएगा इन सब का सम, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल। यही जनरली क्वेश्चन पूछते हैं मल्टीनोमियल में, आपको ऐसे दे देंगे टर्म और पूछ लेगा किसी एक का कोफिशिएंट को फाइंड आउट करो,
तो यू कैन इजिली फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, है ना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? देखो अभी तक तुम जो पढ़ रहे थे तो तुमने पढ़ा था जैसे x प्लस ए की पावर n, है ना, तो इसमें जो ये n था ये तुम क्या पढ़े थे? नॉन नेगेटिव इंटीजर था। बोलो, ये सब पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग बात कर रहे थे, होल नंबर के लिए बात कर रहे थे। बोलो भाई, यस और नो? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब है अब ये n जो है ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। n कैन बी नेगेटिव इंटीजर, n कैन बी फ्रैक्शन। ओके, देखो जब n होल नंबर था, यानी x प्लस ए की पावर n में मेरा n होल नंबर था, जो हम लोगों ने पहले बाइनोमियल पढ़ी थी, तो उसमें किसी पे भी यहां पे अंदर के टर्म्स पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी। कोई कंडीशन हम लोगों ने तो पढ़ी नहीं थी। सिंपल x प्लस ए की पावर n, और n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोगों ने उसको सीधे एक्सपेंड कर दिया था। यस और नो? है ना? अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, यानी कि एनी इंडेक्स की हम बात करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि ये पॉसिबल तभी होगा, हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, जब ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लिखा जाए। यानी उसका फर्स्ट टर्म क्या बनाएंगे? 1, और जो ये x होगा, दिस मॉड x शुड बी ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, पहला टर्म हम क्या बनाएंगे? 1, और साथ ही साथ इस तरीके से कि ये x जो मॉड x हम लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तभी हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। किस केस में? फॉर एनी इंडेक्स। इज दैट ओके? और एनी इंडेक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगा। अब बात आती है कि सर सपोज कर लो कि x प्लस ए की पावर n है, ओके, और ये n जो है वो एनी इंडेक्स वाला है ना, यानी कि या तो नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो क्या अब हम लोग इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? बोलो, इसमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? 1। पहला क्या टर्म बनाना होगा? 1। तो पहला टर्म 1 बनाने के लिए हम x बाहर लें कि a बाहर लें? नहीं, तो ये ऐसे तुक्का नहीं चलेगा कि सर a ले लें और x ले लें। देखो इसके लिए करना क्या होगा, आप ये चेक करोगे कि मॉड x इज लेस देन मॉड a है, अगर तो फिर तुम क्या करोगे कि मॉड ऑफ x अपॉन a शुड बी लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तुम क्या बाहर लोगे? a बाहर ले लोगे। नहीं समझ में आया? x अपॉन a की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहां पे x अपॉन a बनाने के लिए तुम इसमें क्या करोगे? a की पावर n बाहर हो जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस x अपॉन a की पावर n। और ये चीज देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही। यस और नो? अरे बोलो भाई, है ना? जैसे कि तुमको दे दिया जाए कि 2 प्लस 3 की पावर हाफ, इसका एक्सपेंशन करना है मान लो बाइनोमियल में, तो इसमें बाहर क्या लोगे? 3 बाहर ले लोगे, क्योंकि 2/3 1 से छोटा होगा, ना कि 2 बाहर लोगे। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही मेरी बात? इसी तरह से अगर मान लो मॉड x की वैल्यू मॉड a से बड़ी हो गई, तब क्या बाहर लोगे? तो अब x बाहर ले लोगे। तब इस केस में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मॉड a अपॉन x शुड बी लेस देन 1, तो a अपॉन x बनाने के लिए तुम क्या लोगे? x बाहर। तब ये चीज तुम्हारी कन्वर्ट होके आ जाएगी x की पावर n 1 प्लस a बाई x टू द होल पावर n। अब इसको एक्सपेंड करोगे। नहीं समझ में आया? है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स की बात करेंगे, तो है ना कि मॉड x शुड बी लेस देन 1, और फर्स्ट टर्म को हमको क्या बनाना होगा? 1। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ये बात समझ में आ गई कि हमें करना क्या? पहले एक्सपेंड करने के पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट यू अंडरस्टैंड। बोलो भाई, समझ में आया?
नहीं आया? अब क्या होगा कि 1 प्लस एक्स, अब मैं सीधे सीधे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख रहा हूं, है ना। तो अब इसमें NC0 NC1 ये नहीं चलता है ना। क्यों? क्योंकि जब NC0 NC1 NC2 था तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि वो n जो होगा वो हमेशा इंटीजर होता था, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहां पे तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, वो निगेटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन। तो इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस nn माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब जरा देखो प्लस, देखो जब ये स्क्वायर है तो ये कहां तक गया है? n माइनस 1 तक। जब ये क्यूब है तो ये कहां तक गया है? मतलब जो यहां पावर है उससे एक कम तक गया है। तो अगर यहां पे जनरल टर्म में x की पावर r है तो ये कहां से चलेगा? n माइनस 1 n माइनस 2 से चलेगा और ये कहां तक जाएगा? n माइनस r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स की पावर r, क्योंकि जो क्यूब होता है उसी का फैक्टोरियल लगा है, बोलो, प्लस एंड सो ऑन। और इसका अगर तुम देखो तो ये लिखा हुआ है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स की पावर r। यही होता है आपका जनरल टर्म। दिस इज द जनरल टर्म फॉर 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये एक्सपेंशन आप हमेशा याद रखेंगे। इज दैट ओके? दूसरी चीज याद रखना कि जब बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स होता है तो वो इनफाइनाइट तक की सीरीज जाती है। तो सीरीज कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक की, है ना। और क्यों हम लोगों ने कहा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n में मॉड x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो? एग्जैक्टली ये जैसे जैसे अब देखो x की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी 1 से, तो जितनी जितनी ये पावर बढ़ती जाएगी तो वो कन्वर्ज 0 की तरफ होती जाएगी। तो उसका सम हम लोग पॉसिबली निकाल सकते हैं। अगर ये डाइवर्ज होती जाएगी तो कहां तक भागेगी? इन्फिनिटी पे, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एनी इंडेक्स में दिस x शुड बी लेस देन, मॉड x शुड बी लेस देन टू 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? तो ये होगा इसका जनरल टर्म, है ना। अब इसी में हम लोग कुछ जनरल एक्सपेंशन आपको याद रखने चाहिए। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, है ना। तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है तो इसका एक्सपेंशन देखो 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर होगा, बोलो भाई, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ऐसे बनेगा, बोलो भाई, ये तो फार्मूला होता है। अब जरा देखो तो ये क्या बना? 1 माइनस एक्स प्लस, देखो ये क्या दे रहा है? फैक्टोरियल 2 नहीं है? अरे माइनस माइनस बाहर निकाल दो तो ये फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 कैंसिल और 2 माइनस प्लस दे देगा तो ये एक्स स्क्वायर। ये देखो क्या दे रहा है? माइनस का फैक्टोरियल 3, है ना, माइनस टाइम के साथ फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल तो ये देगा माइनस एक्स क्यूब। तो अगला क्या होगा? प्लस x4 माइनस x5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन याद रखना कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है तो ये होता है, दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई। अब इसी में मान लो मेरा एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? अब एक्स की जगह पे मैंने इसमें क्या पुट कर रहा हूं? माइनस एक्स। तो ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? क्लियर है?
तो ये इस फार्मूले का यूज करके बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, कभी एक एक्सपेंशन वो यहां पे लिख देगा, है ना, और कहेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दे 1 माइनस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 3/16 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 16 इंटू 24 प्लस एंड सो ऑन। कहता है इसका एक्सपेंशन वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस समेशन सीरीज, है ना, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखो जैसे ही ऐसा सीरीज दिया गया 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, मेरे दिमाग में तुरंत आएगा ये क्या करा जाएगा, बायनोमियल का एक्सपेंशन है। ओके, हमने मान लिया कि ये सर 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, सिंपल 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन। कंडीशन क्या होगी माइंड में, मॉड एक्स 1 से छोटा होगा। मान लो सॉल्व करने पे तुम्हें मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कोई अगर मिल रही है तो वो तुम निगलेक्ट कर दोगे, नहीं समझ में आई बात, है ना। तो कंडीशन क्या होगी कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अब जरा इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा। यही तो होगा इसका एक्सपेंशन। अब हम इसको इससे कंपेयर करा देंगे। फर्स्ट टर्म तो 1 हमको दिया ही है, तो सबसे पहले बताओ nx की वैल्यू किसके बराबर है, -1/8। बोलो भाई, यही तो है। और दूसरा है n(-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x², इसकी वैल्यू कितनी है 3/8 इंटू 16। ये इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो क्या बना रहा, n² माइनस n इंटू x² इज इक्वल टू 3/64। बोलो, ये अंदर ले जाओगे तो ये बनेगा n² x² माइनस nx इंटू x इज इक्वल टू 3/64। देखो nx की वैल्यू 1/8 है, तो n² x² कितना होगा 1/64। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो दिस इज 1/64 और nx की वैल्यू कितनी है, nx कितना है -1/8, तो माइनस माइनस प्लस का 1/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/64। ये इस साइड जाएगा 2/64, दैट इज 1/32। तो x/8 इज इक्वल टू 1/32, तो x की वैल्यू 1/4। x की वैल्यू 1/4 अगर आ गई, x की वैल्यू 1/4, तो n जल्दी से बताओ कितना आ गया, -1/2। अरे बोलो भाई, तो n की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। इज दैट क्लियर। तो सम क्या आ गया, अब यही तुमने माना था, तो 1 प्लस x है 1/4 की पावर -1/2, तो ये कितना आ गया 5/4 की पावर 1/2, यानी कि 4/5 की पावर 1/2। बोलो, माइनस हाफ है तो पावर हाफ कर दिया, 4 की पावर हाफ कितना होगा 2, और ये √5। तो इसका सम जो है वो कितना है 2/√5। नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो गिवन सीरीज दी होगी उसका सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, तो यू कैन इजिली सॉल्व। याद रखना इसमें पहला टर्म क्या दिया रहेगा 1 रहेगा और अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, है ना। तो देख के तुमको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग इसमें बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करें। क्लियर है ना। मान लो कोई कोफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कि कोफिशिएंट पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन, कोफिशिएंट पे बेस्ड मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 माइनस 9x प्लस 20x², और कहता है इसकी पावर -1 में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा।
मान लो क्वेश्चन आ गया 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर रेस टू द पावर -1, और इसमें वो पूछ रहा है x की पावर n का कोफिशिएंट। हाँ बोलो। नहीं नहीं, आप इस पे ध्यान ही ना दो कि ये माइनस प्लस होता है, तुम्हारा आंसर हम यही मानेंगे। ओके, तुम्हारा n और x जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली ही आ जाएगा। अगर सारे प्लस प्लस चल रहे होते तो x और n दोनों पॉजिटिव आ रहा होता है ना, क्योंकि ये क्या होता 1/8, x की वैल्यू 1/8 4 आ गई तो n की वैल्यू कितनी आ गई -8, है ना, सॉरी तब वो +1/2 हो जाती है ना। तो वो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम केवल इसको मानोगे और कंपेयर जब करोगे तो अपने आप n और x की वैल्यू उसी के हिसाब से सॉल्व होके आ जाएंगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों निगेटिव आ जाएं, क्योंकि दोनों निगेटिव जब थे तुमने देखा इस वाले में, इसमें देखो n और x दोनों निगेटिव ले रहे हो तो सारे टर्म्स पॉजिटिव जा रहे हैं, इज इट, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि दोनों निगेटिव आ जाए। तो ये तुम्हें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि सब टर्म पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव ले निगेटिव है, कुछ नहीं। 1 + x की पावर n सिंपल आप मानिए, है ना। और जब सॉल्व करोगे कंपेयर करके तो वो अपने आप तुम्हारा n और x उसी के अकॉर्डिंगली आएगा, अगर सही कर रहे होगे तो, है ना। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि तुम उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। अब क्वेश्चन आ गया जैसे ये है कि 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर और इसकी पावर -1। अब इसमें कह रहा है x की पावर n का कोफिशिएंट कैलकुलेट करो। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब इसमें मल्टीनोमियल ना लगाएंगे हम लोग, इसमें तो सिंपली देखो, अगर ये देखो तुमको दिख रहा है ना, तो इसके फैक्टर हमको दिख रहे हैं। 20 है, 5 × 4, है ना। इसको अगर थोड़ा इस तरीके से लिखो, देखने में समझ में ना आ रहा हो, -9x + 1 की पावर -1, तो ये 5x - 1 × 4x - 1 की पावर -1 लिखा है। यस और नो लिखा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए मैं लिख दूं 1 - 5x 1 - 4x की पावर -1, तो कोई फर्क पड़ रहा क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा है 1/1 - 5x × 1 - 4x, है ना। इसमें x की पावर n का तुमसे कोफिशिएंट निकलवा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इसको ध्यान दो तो इसको मैं लिख सकता हूं देखो, लिख सकते हो नहीं, और नहीं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना, ये आ जाएगा। ये चीज लिखी हुई है 5 × 1 - 4x की पावर -1 -4 × 1 - 5x की पावर -1। अब इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट नहीं निकाल लोगे, बोलो नहीं आ जाएगा। इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर जैसे मान लो लिखा है 1 - 4x की पावर -1 में x की पावर, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो सब प्लस 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 चल रहे होंगे, तो x की पावर n का क्या होगा 4 की पावर n × x की पावर n, यही तो चलेगा। क्या पढ़ रहे थे, अगर मान लो इसको अभी तुम थोड़ी देर के लिए 4x को लैम्डा लिख दो, तो ये लिखा है 1 - लैम्डा की पावर -1, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 + लैम्डा स्क्वायर, अभी तो पढ़ के गए हो, लैम्डा की पावर n। अब देखो लैम्डा की पावर n में 4 की पावर n x की पावर n मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या मिलेगा 4 की पावर n × 5, नहीं समझे, तो 5 × 4 की पावर n -4 × 5 की पावर n। अरे बोलो भाई सही है कि नहीं, ये क्या कुछ गलत हो गया क्या कैलकुलेशन, ये होगा 4/, करेक्ट करा दो, तो ये दे देगा 4 और यहां पे 5, लेकिन माइनस साइन आता बाहर फिर, क्योंकि ये माइनस का 5 होगा और ये प्लस का 4, तो -1 होने के लिए, तो ये एक्चुअल में ये बना हुआ है, करेक्ट करा लिया करो भाई। तो ये लिखा हुआ है 5/1 - 5x -4/1 - 4x, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना यार,
बोलो भाई, है ना। तो इसमें क्या आ गया कोफिशिएंट 5 इंटू 1 माइनस 5x की पावर -1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x की पावर -1। तो ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर n। अभी तो ये देख के है -4 इंटू 4 की पावर n। तो क्या आ गया इसमें कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 की पावर n प्लस 1। इज इट? तो ये तुम्हारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द गिवन एक्सपेंशन। नहीं समझ में आया? बोलो, इज दैट क्लियर?